एप्पल 12:08। सही है, रेडी है। हाँ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अनूप पांडे। साथियों, जिस तरह से हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि एनसीईआरटी पॉलिटी का चल रहा था, क्लास 7th का चल रहा था और चैप्टर 7th हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे चैप्टर 8। देखिए, अध्याय 8 ये क्या है? इसका नाम है बाजार में एक कमीज। इससे पहले हमने अपने आसपास के बाजार के बारे में समझ विकसित किया था। अब कह रहा है बाजार में एक कमीज, एक कमीज बनाया गया है और बाजार में कमीज का भाव कैसे तय किया जाता है, मोल भाव कैसे किया जाता है, कैसे कमीज बनता है, कौन बनाता है, कैसे पहुंचता है बाजार में, कौन ले जाता है, खरीदता कौन है, बेचता कौन है, लाभ कौन प्राप्त करता है, सबसे ज्यादा लाभ कौन प्राप्त करता है, इस तरह के तमाम प्रश्नों का जवाब आपको यहाँ से मिलेगा। ये कह रहा है कि यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। देखिए क्या कह रहा है, यह अध्याय क्या करता है, हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है। आप जानते हैं कि कपास क्या है? कपास की खेती होती है। काली मिट्टी इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी, यहाँ से प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि किस काली मिट्टी किसके, कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? काली मिट्टी होती है। और भारत में आप जानते हैं गुजरात का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, महाराष्ट्र का मैक्सिमम हिस्सा कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त माने जाते हैं। तो कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वालों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। ये देखिए, कपास उगाने वाला किसान है, आइए देखते हैं। इस श्रृंखला में हर एक कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए यही कितनी अच्छी बात है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है जो इस कड़ी में जुड़ता है, या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर वो क्या कारण है जिसके वजह से किसी दूसरे को ज्यादा लाभ मिलता है और किसी अन्य को कम लाभ मिलता है। कपास उगाने से लेकर के सुपर बाजार में बेचने तक को लेकर के जो जितनी श्रृंखलाएं बनती हैं, चेन बनती हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है। अब देखिए, कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान, यानी कि महिला किसान है ये, इसका नाम है स्वप्ना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश में कुरनूल एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां की छोटी किसान है। एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है और कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं। कपास के पौधे पे डोडे आ रहे होते हैं, वो पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। इसकी मतलब है कि यहाँ पे समय ज्यादा लगता है रुई को इकट्ठा करने में। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक इत्यादि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 कर्ज पर लिए थे। देखिए बताना ही चाह रहा है एनसीईआरटी कि खेती करने के लिए जो इनपुट की जरूरत पड़ती है, जैसे बीज है, खाद है ना, कीटनाशक है, तो इसके लिए जो संसाधन चाहिए, उसको आर्थिक संसाधन, वो उसे अपनी उस व्यापारी से लेना पड़ रहा है और ऊंची ब्याज दर पर। यानी कि इसके लिए तो किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है। फसल बोने से पहले किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बैंकों से ऋण ले सकते हैं। बहुत कम ब्याज दर पे ऋण लिया जाता है। आई होप सो 4% पे है शायद। तो ऐसा इसलिए क्यों नहीं किया, व्यापारी से क्यों कर्ज ले लिया?
उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। देखिए यही बात इससे पहले भी जब हम पढ़ रहे थे, पिछले क्लास की इनिशिएटिव जब पढ़ रहे थे हम, तो वहां पर भी क्या हुआ था, धान की फसल को किसान क्या कर रहे थे, व्यापारी को बेच देते थे। मछली जो बेचने वाली तमिलनाडु की जो महिला होती है, वो मछली क्या करती है, जब जिन सीजन में जिन समय मछली से जो रोजी रोटी लोगों का चलता है, ऑफ सीजन उसमें होता है। मत्स्य में भी ऑफ सीजन होता है, जो रेनी डे में होता है, जून जुलाई अगस्त, उस 3-4 महीने ऑफ रेनी डे होता है, वहां पे भी समझिए। तो उन रेनी डेज में क्या होता है, मत्स्य नहीं होता है, तो उतने समय इनको रोजी रोटी की व्यवस्था करना पड़ता है, अल्टरनेटिव को व्यवस्था होता नहीं। ये भी उस समय के खर्चे को चलाने के लिए व्यापारी से कर्ज ले लेती है। और जब इनका मत्स्य के क्षेत्र से मछलियां इनको मिलती हैं, तो ये क्या करते हैं, उसी व्यापारी के हाथ में औने पौने दाम पे बेचने लगते हैं। ये शोषण जन्म देता है इसे। यही बात यहाँ पे स्वप्ना के साथ भी हो रहा है कि स्वप्ना शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। अब चाहे औने पौने दाम में बेचे, स्थानीय बाजार में ले जाकर के बेचती, तो उसे हो सकता है कुछ अच्छा मूल्य मिलता। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है। देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है। जैसे उर्वरक, कीटनाशक तो इसमें बहुत आवश्यक पहलू है। इसीलिए बीटी कॉटन जैसी संकल्पना लेकर के आया गया। ये कपास की एक प्रजाति है जो बैसिलस thuringiensis है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इस कपास की नई प्रजाति को तैयार किया गया था, और इसमें कीटनाशक नहीं लगते थे, तो इस कीटनाशकों पे जो खर्च करने वाला राशि है वो कम हो जाता था। इन पर किसानों को काफी व्यय करना पड़ता है। प्राय छोटे किसानों को, अब ध्यान रखिएगा, छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा क्या करना होता है, उधार लेना पड़ता है। साथियों, कहीं कहीं ये कर्ज के चंगुल में फंस जाते हैं। कर्ज के चंगुल में ये कर्ज के चंगुल में फंस जाते हैं, है ना। कर्ज के चंगुल में फंस जाते हैं। व्यापारी के परिसर में एक चीज और ध्यान रखिएगा, व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोड़ रहे थे, है ना। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोड़ रहे थे। रुपया 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 रुपए की हुई। देख लीजिए, व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 काट लिए और स्वप्ना को रुपया 3000 ही दिए। स्वप्ना केवल रुपया 3000, स्वप्ना बोली केवल रुपया 3000। व्यापारी बोला रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। अब देख लीजिए कैसे इसका शोषण किया जा रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है व्यापारी, क्या कह रहा है कि रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। अब स्वप्ना का क्या जवाब होता है, स्वप्ना का कि इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक, कितने महीने तक, 4 महीने, इसका मतलब कपास लगभग 4 माह में तैयार हो जाता है। 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन आपने तो मेरे उम्मीद पे पानी ही फेंक दिया। अब देखिए, अब यहाँ साइड में बहुत कुछ चीजें हैं जो दिखाई जा रही हैं आपको। देखिए यहाँ पे देखिए, क्या स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ? तो सवाल है नहीं प्राप्त हुआ। व्यापारी ने स्वप्ना को कम मूल्य क्यों दिया? क्योंकि उसको पता था कि शर्त के द्वारा ये बध गई है, इकरारनामा के द्वारा बध गई है और हमसे ऋण ली है, तो हम ही को ही देगी, तो औने पौने दाम में इससे खरीद लेते हैं। आपके विचार से फिर वो
बार्गेनिंग क्षमता उसकी घट गई। आपके विचार से बड़े किसान अपनी रुई कहाँ बेचेंगे? बड़े किसान अपनी रुई कहाँ बेचेंगे? बड़े बाजार में जाकर बेचेंगे। उनकी स्थिति, क्योंकि वो ऋण नहीं लेंगे ना ऐसे लोगों से, उनकी स्थिति किस प्रकार स्वप्ना से भिन्न है, क्योंकि उनकी स्थिति क्या है? उनके पास खेती करने के लिए, इनपुट करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि निवेश जो लगता है, तो निवेश के लिए उनके पास क्या होता है? अच्छा धन होता है, अच्छा खासा धन होता है, पूंजी उनके पास होती है। अब देखिए, कुरनूल के कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है, जीनी मिलें कपास खरीद लेती हैं, ठीक है। जीनी मिलें कपास से बीज हटाती हैं और दबाकर कपास से गट्ठर बनाती हैं। सूत काटने की मिलें, ये ध्यान रखिएगा, कपास पर गवर्नमेंट क्या करती है? कपास के लिए भी आपको क्या करती है गवर्नमेंट? कपास के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है? एक तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है ना। जूट, कपास, इस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। सूत काटने की मिलें कपास से धागा बनाती हैं और सूत काटने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती हैं, धागा बेच देती हैं। अब देख लीजिए, अब यहां तक हमने देखा था, अब हम देखते हैं कि व्यापारी क्या कह रहा है। अम्मा, मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूं, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे, आपको मेरा विश्वास न हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगाओ। स्वप्ना क्या करी है? नाराज न हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ, मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी, कुछ महीनों का गुजारा चल सकेगा। बेचारी बहुत परेशान है। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 रुपया प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस इत्यादि। इन सब गतिविधियों की पूर्ति के लिए, बीमारी जैसी समस्याओं में पूंजी की जब समस्या आती है, धन की आवश्यकता आती है, बच्चों की स्कूल की फीस की जब आवश्यकता पड़ती है, तो कर्ज लेना पड़ता है। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता है और उनकी कोई आय भी नहीं होती है। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। किसानों की आय को दुगुना कराने के लिए, डबल इनकम फॉर फार्मर्स के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया था। कमेंट में लिख के बताइए, सरकार ने कौन सी समिति किया था? कौन सी समिति गठन किया था जो किसानों की आय को दुगुना करने के लिए सुझाव देना था कि क्या मैकेनिज्म तय किया जाए। कपास की, अब देखिए, और उनकी कोई आय भी नहीं होती है, उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती है। मनरेगा की मजदूरी करती है क्या? हो सकता है। अब ईरोड का कपड़ा बाजार, ईरोड तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु का शहर है। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला ईरोड का कपड़ा बाजार, देखिए साप्ताहिक बाजार है ये। इससे पहले एनसीईआरटी बता दिया था साप्ताहिक बाजार क्या होते हैं। साप्ताहिक बाजार में सामानें सस्ती क्यों बिकती हैं, ये भी रीजन बता दिया था। कहना तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला ईरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में क्या करते हैं? कपड़ा खरीदने आते हैं, है ना। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे, बुनकर जो व्यापारियों के आर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। व्यापारी पहले से क्या करता है? ऑर्डर देता है, उसके हिसाब से वो कपड़ा बुन करके लेके आते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके आर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है।
निम्नलिखित उदाहरण में हम यह देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। देखिए ये बुनकर क्या कर रहे हैं, मशीनों से क्या कर रहे हैं, धागे की मदद से कपड़ों की बुनाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ विभिन्न फिगर दिखाए गए हैं। एक ये है कि MMD टेक्सटाइल करके यहाँ पे उत्पाद बेचे जा रहे हैं। यहाँ देखिए बेचे जा रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए बुनाई हो रही है। अब ये कह रहा है नंबर 1 पे कह रहा है बाजार में यह एक व्यापारी की दुकान है। नंबर एक क्या नहीं किया, बाजार में यह एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं, जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, ये दूसरा फिगर देखिए। दूसरा फिगर में क्या बताया गया है, कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के कई गांवों में, है ना, आसपास के कई गांवों में रहते हैं और वे इन व्यापारियों से क्या करते हैं, सूत ले आते हैं। बुनाई करने के करके रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप ऐसे ही घर में रखे हुए पावर लूम किसको बोलते हैं, बिजली चालित करघे को देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं, जिस पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें इन करघों पर बनाई जाती है। तीसरा चीज क्या कह रहा है, बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। यहाँ कह रहा है कि ईरोड के कपड़ा बाजार में निम्नलिखित लोग क्या काम कर रहे हैं, व्यापारी क्या काम कर रहा है, बुनकर क्या काम कर रहा है, निर्यातक क्या काम कर रहा है। बुनकर व्यापारियों पर किस किस तरह से निर्भर है। अब यहाँ देख रहा है, दिखाई दे रहा है, लिख रहा है कि दादर व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना, कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाख प्राप्त होते हैं। देखिए 2 लाख प्राप्त होते हैं। बुनकरों को स्पष्टतया कितने लाख प्राप्त होते हैं, 2 लाख प्राप्त होते हैं। किसको, बुनकरों को। इस व्यवस्था से, किस व्यवस्था से, इस व्यवस्था से बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, व्यापारी ही पैसा लगाता है। साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है, व्यापारी ही यह कार्य करता है। बुनकरों को केवल क्या करना पड़ता है, धागे से कपड़ा बनाना होता है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए, कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों को बहुत वर्चस्व बन जाता है। ध्यान रखिएगा, यही बात कर रहा है। बुनकर व्यापारियों पर किस किस तरह से निर्भर है। एक तो कच्चे धागे नहीं, कच्चे माल जिसे बोलते हैं, है ना, कच्चे माल को प्राप्त करने नहीं, धागा को प्राप्त करने। और जब वो बुनकर उत्पाद को बना देते हैं तो तैयार माल की बिक्री के लिए दो तरीके से निर्भर रहते हैं। कच्चे माल की प्राप्ति के लिए किस किस तरह से निर्भर है, 2 तरह से निर्भर है। कच्चे माल की प्राप्ति के लिए, धागा प्राप्ति के लिए, और दूसरा बने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और कितने वो बिक रहा है, ध्यान समझिए, और वह किस कीमत पे बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। ठीक है, बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य लगभग 20,000 रुपया है, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता,
कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3500 ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था, इसे बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था। दादन व्यवस्था क्या होता है? दादन व्यवस्था देखने को मिलता है कहाँ? ट्रेड में। व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था है। किसके किसके बीच है? व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम। तो दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। दादन व्यवस्था किस उद्योग में देखा जाता है? कपड़ा इंडस्ट्री में कहा गया। अब देखिए कह रहा है कि बुनकर सहकारी संस्थाएं, बहुत बढ़िया, जैसे अमूल सहकारी संस्था है उसी तरह से यहाँ पे बुनकरों के सेक्टर में ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं बुनकर सहकारी संस्थाएं। देखिए हमने देखा कि दादन व्यवस्था, थोड़ा ध्यान देंगे, हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं और व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। साथियों, इस तरह से न केवल स्वप्ना के साथ जिन लोगों के साथ इस तरह से शोषणकारी व्यवस्थाएं विद्यमान हैं, इन शोषणकारी समस्याओं का समाधान क्या है? सहकारी संस्थाएं। आएगा समझ में? ताकि किसान अपना कोई प्रोडक्ट बेचे, बनाए, उत्पादित करे और उसको सहकारी संस्थाओं के हाथ में बेच दे जहां उसको उचित मूल्य मिलता हो। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान है इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। देख लीजिए सहकारी संस्था की डिफिनेशन क्या है कि एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान है, सबके हित समान है, इकट्ठे होकर क्या करते हैं? परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर क्या करता है? एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, सहकारी संस्था के द्वारा जो बुनकर हैं उनकी व्यापारियों पर निर्भरता दो तरीके से था। केवल एक तरह की निर्भरता को वो खत्म कर पा रहा है। किस तरह का? विक्रय करने का जो निर्भरता था। यहाँ ध्यान रखिएगा, कह रहा बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं। देखिए सूत व्यापारी से सूत तो प्राप्त करते हैं, उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त होता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से क्या करती है? कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से क्या करती है? कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। क्या बढ़िया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्कूलों में जो वेश चलाए जाते हैं सरकार कंपलसरी कर दे कि आपको हम ही से खरीदना है। सरकारी स्कूलों में कम से कम तो कर ही सकते हैं ना। तो इस तरह की जो ड्रेस के नाम पे धंधा चलता है, जो इस तरह से बिचौलिए बीच में खूब पैसा कमाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर खूब पैसा कमाते हैं। तो तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से क्या करती है? कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर कोऑपरेटिव नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। यही सोसाइटी होता है, कोऑपरेटिव साधन सहकारी समिति। इसी में हमारे पिताजी जॉब किया करते थे, सहकारी समिति। आगे बात समझ में? तो
इनके माध्यम से कोऑपरेटिव नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसा दुकानें देखी होंगी। प्राथमिक साधन सहकारी समिति, आ रही बात समझ? अब देखिए, दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना, यहां ध्यान रखिएगा, दिल्ली के निकट दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। ईरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा क्या करता है, दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग क्या करती है, कमीजें बनाने के लिए करती है। ठीक है, ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं, यानी फॉरेन में क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता है। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल क्या करते हैं, खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रख देते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा सा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से उनके साथ निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कह रहा ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते हैं यह, और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दाम पर वस्त्र दे देते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि इंपेक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। एक फैक्ट्री है इंपेक्स गारमेंट फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में 70 कामगार हैं, काम करने वाले लोग हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। देख लीजिए, अस्थायी रूप से काम पे न लगा करके कैसे लगाया गया है, अस्थायी रूप से लगाया गया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। कामगारों की जो मजदूरी है उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3000 रुपये प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकेजिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है, जो सॉफ्ट काम है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। देखिए मजदूरों का भुगतान, दर्जी को कितना भुगतान, 3000 रुपये प्रति माह। और इस्त्री करने की, जिसको प्रेस करना हम बोलते हैं, कपड़ा प्रेस करते हैं, इनको 1.5 रुपया प्रति पीस मिलता है। 8 घंटा भी काम वो भी कर रही है। अब देखिए संयुक्त राज्य में अमेरिका में वह कमीज है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज, यह कमीज क्या गुल खिलाता है जब एक्सपोर्ट करके अमेरिका में गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। इनकी कीमत $26 रखी गई है। ठीक है, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1800 रुपये में बेची जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये विज्ञापन लिखा है, लाभ कितना, विज्ञापन भंडार आज 300 तो 500 4 900 प्लस 900 यानी कि 1800 रुपये में। कुल मूल्य कितना हो गया, 1800 रुपये हो गया। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। कमीजों के व्यवसाय ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीजें रुपया कितने प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी। अब देखिए कितने में खरीदी, क्रय मूल्य 300 रुपये के हिसाब से खरीदी। फिर उसने
संचार साधनों द्वारा विज्ञापन पे 400 रुपया खर्च किया, यहाँ 400 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इसके बाद लगभग प्रति कमीज रुपया स्टोर में भंडारण के लिए दिया, यानी कि 200 रुपये भंडारण के लिए दिया, स्टोर करने के लिए। प्रदर्शन व अन्य मद में खर्च की गई। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज रुपया 900 लागत की पड़ी। फैक्टर का कितना हो गया, 900 हो गया, 4 2 6 3 9, 900 पड़ा लागत, रुपया 900 की लागत की पड़ी, जबकि वह उसे 1800 में बेचता है। या एक कमीज पर उसे कितने का मुनाफा हुआ, 900 रुपए का मुनाफा हुआ। वह जितनी अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। सही बात है। अब देखिए कह रहा है वस्त्र निर्यातक ने रुपया 300 प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य रुपया 100 प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी रुपया 25 प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का खर्चा रुपया 25 प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? यहाँ ध्यान रखिए क्या कहा जा रहा है। अब कह रहा है कि बाजार में लाभ कमाने वाले कौन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। बहुत बढ़िया है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही। साथियों सबसे ज्यादा दुर्दशा किसान की है और इसलिए सबको ध्यान देना चाहिए, पूरे समाज को ध्यान देना चाहिए। वो न केवल अपने फसल को बोने में रिस्क लेता है बल्कि उतने ज्यादा लंबे समय तक इंतजार कोई नहीं करता। इस श्रृंखला में टाइम देता है, बीज से लेकर के फसल के कटने तक का वो इंतजार करता है और फसल कटने के बाद फसल को बाजार तक पहुंचाने के तक उसको रिस्क रहता है। तो सबसे ज्यादा रिस्क लेता है किसान और सबसे घाटे में रहता है किसान। कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ लाभ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? अब देखिए बाजार में अधिक लाभ कमाने वाले व्यक्ति कौन है? व्यापारी और कौन है? अब आइए देखिए बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। वस्त्र निर्यातक का दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपने रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और ईरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? निर्यातक सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। देखिए डेमोक्रेसी क्या कह रहा है? डेमोक्रेसी के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। जो महिला स्त्री कर रही थी, प्रेस कर रही थी, उसको नहीं मिल पा रहा था। फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना हो, यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरे के बराबर समझेंगे कैसे? सही बात। इसीलिए आय में समानता लगभग होनी चाहिए। बाजार में अधिक लाभ न कमाने वाले व्यक्ति, अधिक लाभ कमाने वाले एक अन्य कामगार जो लोग हैं, किसान हैं, ये लोग हैं। यहाँ तक बात आ गया। अब देखते हैं ये देखिए सुपरमार्केट का इमेज यहाँ पे दिखाया गया है। फिर बताया गया क्या आप यह जानते थे कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उनके पीछे कितने अलग अलग लोगों का प्रयास रहता है। एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीजों को बनाने और बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा बेच सकता है। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं। देख लीजिए पॉइंट नोट करिए।
क्या कह रहा है कि दूसरी ओर बाजार से, कहां से, बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में निवेश यही करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत जमीनें हैं। गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसे छोटे किसान स्वप्ना के मामले में हुआ था कि स्वप्ना ऋण ले लेती तो अपना रुई उन्हीं के व्यापारी के हाथ में कोने कोने दाम पे बेचना पड़ा। कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए जैसे दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्राय नौकरी प्राप्त करने के लिए जैसा वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है, ध्यान रखिएगा। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं। इसका समस्या का समाधान कैसे होगा? उत्पादक मिलकर क्या करें? सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की। अब देखिए, आपके मेंस में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहकारी संस्थाओं से आप क्या समझते हैं? सहकारी संस्थाओं से, सहकारी संस्था से आप क्या समझते हैं? और ये केस स्टडी भी है, सहकारी संस्था से आप क्या समझते हैं? छोटे कामगारों के लिए, छोटे कामगारों के लिए या पब्लिक, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए या उत्पादकों के लिए, छोटे उत्पादकों के लिए, ये छोटे उत्पादकों के लिए यह कैसे लाभप्रद बनता है? कैसे लाभप्रद बनता है? इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में से पूछे जाते हैं। ऐसे जोड़ करके कोई केस स्टडी भी डालने के लिए कह देता है। आगे बात समझ में? अब यह ध्यान रखिएगा, ये दे रहा है कि एसडीजी जो गोल 8 है, यानी कि सतत विकास लक्ष्य जो 8 है, वो क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि, उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि। आगे बातें समझ में? अब देखिए, अभ्यास का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वप्ना ने अपनी रुई अब ध्यान रखिए, यहाँ दिया हुआ कि स्वप्ना ने अपनी रुई कुरनूल की रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को क्यों बेची थी? इसके पीछे रीजन यही था कि उससे वो ऋण ली हुई थी। दूसरा, वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय होता है? बिल्कुल नहीं होता, जबकि होना चाहिए। ऐसी किसी चीज के बारे में सोचिए जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। वह चीनी है, चाय है, दूध है, पेन है, कागज है, पेंसिल है, आदि कुछ भी हो सकती है। चर्चा कीजिए कि यह वस्तु बाजारों की किस श्रृंखला से होती हुई आप तक पहुंचती है। क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इस वस्तु के उत्पादन और व्यापार में मदद की होगी? बिल्कुल सही बात है। यहाँ दिए गए 9 कथनों को सही क्रम में कीजिए और फिर नीचे बनी कपास की डोरियों के चित्रों में सही कथन के अंक भर दीजिए। पहले 2 चित्रों में आपके लिए अंक पहले से ही भर दिए गए हैं। यानी पहले क्या होता है, प्रक्रिया है, इसको बताया गया है, इसको आप करिए एज ए होमवर्क। यहाँ ध्यान रखिएगा। देखिए, एक ही चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है, 2 3 ये चीज यहाँ पे दिखाई गई। स्वप्न व्यापारी रुई बेचते, ग्राहक सुपर मार्केट में क्या क्या करता है, कैसे कैसे क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले तो किसान आएगा, है इस चीज को आपको करना है। अब देखिए, यहाँ पे शब्द संबंध दिया गया है। जीनिंग मिल क्या होता है? जीनिंग मिल एक फैक्ट्री होता है जहाँ रुई के गोलों से बीज को अलग किया जाता है। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए बेच दिए जाते हैं। निर्यातक वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है, मुनाफा जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चे को घटा देने के बाद बचने वाली राशि
यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हों तो घाटा हो जाता है। ये रहा साथियों कक्षा 7 की एनसीईआरटी और ये 8वां चैप्टर था। अब हम आते हैं 6-7 कक्षा 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया, कक्षा 7 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आपसे कक्षा 8 की एनसीईआरटी। आगे बात समझ लो, कक्षा 8 की एनसीईआरटी में लगभग 10 चैप्टर है जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट डे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज बस यही तक साथियों, थैंक यू सो मच।